So, hello everyone. Today we are going to discuss कि what is the effect of globalization on Indian society. तो आपको पता है कि हमारा कंट्री एक बहुत डाइवर्स कंट्री है, बट इस डाइवर्सिटी में भी एक यूनिटी है। हम अगर किसी भी कोने में जाए, तो अगर हम यूके में जाते तो वी डोंट से कि हम राजस्थान से हैं या छत्तीसगढ़ से हैं या फिर दिल्ली से हैं। हम बोलते हैं कि हम इंडिया में हैं, इंडिया से हैं। तो जो इंडियन सोसाइटी है वो है तो बहुत डाइवर्स। हम लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, डिफरेंट रिलीजन से हैं, डिफरेंट कल्चर हैं, डिफरेंट क्विजीन्स हैं, बहुत सारी डिफरेंशिएशंस हैं। बट इसके अलावा भी वी आइडेंटिफाई as a single group of people, that is Indian society, which is composed of men, women, children, elderly, young people, working people, non-working people, farmers, scientists, everyone. So this is our society. Now our society is, Indian society is affected by three major things. Now let's discuss that things. Before that, I want you to look at this picture. आप इस पिक्चर को देखिए। ये बीच में है ना, ये है हमारा इंडियन सोसाइटी। ठीक है। और ये जो थ्रेट्स आ रहे हैं, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ये सब है ग्लोबलाइजेशन के। कुछ चीजें ग्लोबलाइजेशन की हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, कुछ हमसे बाहर जा रही हैं, हमारा कल्चर बाहर जा रहा है, और कुछ चीजें हमारे कल्चर को थोड़ा सा चेंज करके ले जा रहा है। ठीक है। तो दिस इज इन शॉर्ट, अगर हम 3 पॉइंट में बोले तो ग्लोबलाइजेशन का इंडिया में इफेक्ट क्या है। अगर हम बस बहुत ओवरव्यू लेवल पे बोले तो ग्लोबलाइजेशन का बेसिकली 3 इफेक्ट है। पहला, इंडियन सोसाइटी में वो घुल मिल रहा है। ठीक है। दूसरा, इंडियन सोसाइटी में कुछ चीजों को वो कंप्लीटली चेंज कर दे रहा है। तीसरा, कुछ चीजें जो इंडिया की है वो बाहर लेके जा रहा है। सो द इफेक्ट इज अक्रॉस द थ्री थिंग्स। इंडिया में थोड़ा सा चेंज भी हो रहा है, कुछ बाहर की चीजें इंडिया की चीजों से मिलके हमारे, जैसे हम बोलते हैं देसी चाइनीज हो जाती हैं। चाइना का कुछ खाना आया, इंडिया का मसाला मिला और वो हो गया देसी चाइनीज। ठीक है। और कुछ चीजें हमारी जैसे योगा हम दुनिया को दे रहे हैं, तो ये हमारा कल्चर बाहर भी जा रहा है। और अगर मैं बोलूं तो जैसे आजकल म्यूजिक चलता है, रैप म्यूजिक, तो रैप म्यूजिक पहले इंडिया में थोड़ी होता था। वो तो बाहर से आया और हमारे कल्चर में आज वो पार्ट बन गया है। गली बॉय का सक्सेस, इवन दो हमारे यहाँ पे आजकल शोज होते हैं जो कि स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है रैप के लिए। सो these kind of things is the these are the things that are being changed, modified, or that are being amalgamated and various things. ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट मल्टीफोल्ड है। धीरे धीरे करके ये सब के ऊपर बात करेंगे। ठीक है। मिटा देता हूँ। अब ग्लोबलाइजेशन के तीन चीज है, तीन इंजन्स हैं ग्लोबलाइजेशन के। सबसे पहला है इकोनॉमिक, दूसरा है पॉलिटिकल, तीसरा है कल्चरल। ठीक है। हम धीरे धीरे करके सबके बारे में पढ़ेंगे। तो जो इकोनॉमिक इंजन है, इकोनॉमिक इंजन आई वुड से इज द प्राइमरी थिंग दैट इज ड्राइविंग ऑल अदर इंजन्स। लाइक अगर मैं बोलूं कि इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो आई वुड से इकोनॉमिक वाला। इकोनॉमिक फैक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, इसका मैं आपको मतलब समझाता हूँ, समझिए। मान लीजिए कि हमारा देश है इंडिया। ठीक है। हमारा देश इंडिया, ये मानना क्या है इसमें। ठीक है। इंडिया और अमेरिका। ठीक है। अमेरिका में एक इंसान
2 करोड़ रुपया लेता है, ठीक है, काम करने के। इंडिया में वो सेम स्किल का इंसान 20 लाख रुपए लेगा, ठीक है। अब एक अमेरिकन कंपनी अपना फायदा करवाने के लिए क्या करेगी कि उससे वो अमेरिका में हायर ना करके इंडिया में हायर करेगी। ओके। इससे क्या हुआ कि इंडिया को तो इकोनॉमिक फायदा हुआ बट अमेरिका को नुकसान हुआ। बट अगर अमेरिका को नुकसान हो रहा है तो अमेरिका ये क्यों झेलेगा? तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका को नुकसान हो रहा है। अमेरिका में जो कंपनीज हैं वो ग्लोबली काम करती हैं, ठीक है, विच मीन्स उनको ग्लोबली कंपेटिटिव रहना है। अगर ग्लोबली कंपेटिटिव रहना है तो उनको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी। और अगर वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम नहीं कर पाएंगे, अगर वो अपनी चीजें सस्ते दाम में नहीं बेच पाएंगे, तो वो लोग अनकम्पिटिटिव हो जाएंगे। तो फिर अमेरिका कंपनी बाहर से कुछ पैसा भी नहीं कमा पाएंगी। तो अमेरिका को ये करने से ये फायदा होता है। तो ये तो चलो हो गया कि नौकरी आजकल ये सब बहुत ज्यादा चल रहा था, तो ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल से मैंने समझाया। दूसरा, अब मैं आपको बताता हूँ। मान लो कि जापान में एक कंपनी है जो कि बहुत अच्छा तलवार बनाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कटाना। पता नहीं मेरे को, कटाना या कोई ऐसा तलवार बनाती है जो जापानीज फेमस तलवार है, ठीक है। बट उसके लिए उसको स्टील चाहिए एकदम हाई क्वालिटी का, ठीक है। अब वो स्टील जापान में नहीं मिलता, या जापान में जो स्टील मिलता है वो तो सब कोई यूज करते हैं जो कि जापानीज स्वॉर्ड मेकर्स हैं। तो अगर जापान में कोई ऐसा स्वॉर्ड मेकर है जो ये सोचे कि यार मुझे सबसे अच्छा तलवार बनाना है तो मुझे सबसे अच्छा स्टील चाहिए, और वो सबसे अच्छा स्टील देता है इंडिया का कोई कंपनी, तो वो जापानीज इंडिया की कंपनी से तल स्टील लेना पसंद करेगा, ठीक है। एट द सेम टाइम जापान के पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, जैसे हमारी बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी है जापान की। तो इंडिया को बुलेट ट्रेन की जरूरत है। तो बुलेट ट्रेन इंडिया लेगा किससे? जापान से, जो कि हम ले रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि जापान को भी ने भी हमसे कुछ खरीदा और हमने भी जापान से कुछ खरीदा, जिसके कारण हम दोनों को वो चीजें मिल गई जिसकी हमें जरूरत थी। इंडियन स्टील मैन्युफैक्चरर को एक कस्टमर मिल गया, जापानीज बुलेट ट्रेन को एक नया मार्केट मिल गया, ठीक है। नाउ अगर हम इकोनॉमिक फैक्टर्स में डीप डाइव करें तो हमको ये समझ में आएगा कि आपने एक संस्थान का नाम सुना होगा, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन इज अ coalition of European countries, major European countries like France, Germany, Italy, स्पेन। ये लोगों ने एक अपना इकोनॉमिक ब्लॉक बना के रखा है जहां पे एक सिंगल मार्केट होता है। सो दैट इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब आप बोलोगे कि ये तो बस यूरोप में हो रहा है, ये कोई वर्ल्ड यूनियन थोड़ी है। नहीं, ये बस यूरोप में तो हो रहा है, बट यूरोप के अंदर भी डिफरेंट देशों में कोई वो एक साथ ला रहा है। एंड अगर उसको किसी और देश से ट्रेड करना है तो वो सारे देश मिलके करते हैं, जिसके कारण ये भी एक ग्लोबलाइजेशन का एग्जाम्पल हो जाता है। अब इकोनॉमिक फैक्टर में क्यों बोल रहा था कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है? उसका रीजन ये है कि कोई भी इंसान का सबसे प्राइमरी मोटिव यही रहता है कि वो पैसे कमाए, और उसको जहां अपॉर्चुनिटी दिखती है पैसे कमाने की वो वहां पे चले जाता है, ठीक है। जब वो उस जगह जाता है या उस जगह से अपने संबंध बनाता है तो फिर वो अपना कल्चर भी लेके जाता है, ठीक है। और जब वो अपना कल्चर लेके जाता है तो वो साथ साथ अपना पॉलिटिकल आइडिया भी लेके जाता है वहां पे। वो अपना पॉलिटिकल आइडिया भी लेके जाता है। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे गूगल है। गूगल एक अमेरिकन कंपनी है, वो इंडिया में आती है और इंडिया के ब्राइट बच्चे आईआईटी से उठाती है।
और इंडिया में ही उनको जॉब दे देती है। अब ये तो बस एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो गया कि हाँ भाई यहाँ पे आया, उनको लोगों की जरूरत थी तो उन्होंने लोगों को जॉब दे दी। बट गूगल का जो मैनेजमेंट कल्चर है वो तो प्राइमरली अमेरिकन है, तो वो अपना मैनेजमेंट कल्चर यहाँ पे लेके आएगी, ठीक है। अब गूगल के मैनेजमेंट कल्चर में कुछ चीजें होंगी जो कि मान लेते होती हैं वर्क फ्रॉम होम, ठीक है। तो जब यहाँ के जो लोग हैं इंडिया में रहते रहते वर्क फ्रॉम होम एंजॉय करेंगे, तो इंडिया की जो कंपनीज हैं, जैसे मान लेते हैं इन्फोसिस या बाकी जगह की कंपनी, तो यहाँ के भी वर्कर्स इनको देखेंगे कि भाई इनको तो वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है, ये भी तो कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो हमको क्यों नहीं मिल रहा। तो जब उनको नहीं मिलेगा, मतलब मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि ऐसा मिलता है नहीं मिलता, इट इज जस्ट एन एग्जांपल। तो वो भी बोलेंगे कि भाई हमें भी वर्क फ्रॉम होम दो। और अगर उनको वर्क फ्रॉम होम मिलता है तो वो इसकी डिमांड करेंगे, इट कैन बिकम एन इशू। और अगर ये इशू बन जाएगा तो हो सकता है इसके कारण पॉलिटिकल लैंडस्केप में भी चेंज आए, कि कोई पार्टी प्रॉमिस कर दे कि अगर हम पावर में आते हैं तो हम हर कंपनी को बोलेंगे वर्क फ्रॉम होम देने के लिए 5 दिन महीने की। सो दिस इज हाउ, एंड दिस इज व्हाट आई मेंट बाय द थिंग कि इकोनॉमिक फैक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ड्राइविंग ग्लोबलाइजेशन। कई बार ऐसा होता है कि पॉलिटिकल चीजों से इकोनॉमिक चीजें ड्राइव होती हैं, कल्चरल चीजों से इकोनॉमिक चीजें ड्राइव होती हैं, बट मेजरली इकोनॉमिक फैक्टर्स आर द वन जिसके कारण बाकी दोनों चीजें ड्राइव होती हैं। तो इकोनॉमिक थिंग्स, इकोनॉमिक opportunities are the major driver of globalization. Now coming to the second driver of globalization, that is political changes. अब जब यूरोपियन यूनियन बना, 10 देश आपस में आ गए, 15 देश आपस में आ गए। उन्होंने बोला कि अब हमारे बीच कोई वीजा नहीं है, हमारे लोग एक दूसरे के देश में जाके काम कर सकते हैं, एक दूसरे के देश में जाके कंपनी खोल सकते हैं। तो वो एक तरीके से सिंगल मार्केट की तरह ऑपरेट कर रहे हैं। अब जब वो इतने बड़े 10 देश आपस में आके एक जैसे ऑपरेट करेंगे, एक सिंगल मार्केट की तरह ऑपरेट करेंगे, वो मार्केट अपने आप में अल्टीमेटली ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि जर्मनी में कोयला सस्ता मिलता है और फ्रांस में वो कोयला थोड़ा महंगा मिलता था। तो अब जो कंपनी फ्रांस में है, जिसको यूनाइटेड सॉरी यूरोपियन यूनियन से पहले फ्रांस से ही कोयला खरीदना पड़ता था, अब वो सीधा जर्मनी से कोयला खरीद सकते हैं, जिसके कारण वो कम कॉस्ट पे कोयला खरीदेगा। तो पॉलिटिकल चेंज हुआ पहले कि यूरोपियन यूनियन बना। क्यों यूरोपियन यूनियन? इसलिए नहीं बना कि सबको अपना इकोनॉमी स्ट्रांग करना था, या मेजरली वो एक कारण था, डेफिनेटली दैट वाज द रीजन, बट द प्राइमरी रीजन वाज कि यूरोप में दोबारा वर्ल्ड वॉर ना हो, यूरोप में दोबारा कोई वॉर ना हो। इसके कारण सारी यूरोपियन यूनियन, इसी के कारण मेजरली यूरोपियन यूनियन बनाए, ताकि कंपनी कंट्रीज में एक इंटरडिपेंडेंस हो, एक इंटरडिपेंडेंस हो। ग्लोबलाइजेशन का ट्रू मतलब ही यही होता है कि अगर एक जगह कोई घटना घटे तो उसका इफेक्ट पूरी दुनिया पे आए। अब इसका दोनों चीजें हो सकती है, पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है कि भाई किसी एक कंट्री में मान लेते हैं एक फैक्ट्री खुला और 25,000 लोगों के लिए काम वैकेंसीज निकली। अब वो 25,000 लोगों में से उस कंट्री में है बस 5,000 लोग, 10,000 लोग, और बाकी 20,000 या 25,000, 20,000 लोग आते हैं बाहर से। तो पूरी दुनिया का फायदा हुआ वहां पे एक फैक्ट्री खुलने से। इसका एग्जांपल है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। वहां पे जो लोकल पॉपुलेशन है वो इतनी ज्यादा नहीं है कि जितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जनरेट हो रही है वो सारी फुलफिल हो जाए। तो वहां पे क्या होता है कि बाहर से लोग आते हैं काम करने। सो दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ पॉलिटिकल सिस्टम। अगर वो अलाउ ही ना करे कि आए,
तो क्या ये इकोनॉमिक ड्राइविंग हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। सो पॉलिटिकल चेंजेस आर ऑल्सो अ वेरी great I would say the it is a very great um, it has a very great impact on globalization. फिर आता है कल्चरल। अब इंडिया में आप देखोगे कि इंडिया में बहुत अभी फीफा वर्ल्ड कप चल रहा था, इंडिया तो क्वालिफाई भी नहीं की थी, तब भी हमारे देश में बहुत लोग फॉलो कर रहे थे, डिलीजेंटली फॉलो कर रहे थे, 3-4 बजे उठ के मैच देख रहे थे। तो एक कल्चर का भी इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। अगर हमारे देश में लोगों को फुटबॉल पसंद है, जो कि है, तो वो दूसरे देश में जहाँ पे उनको फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, उसकी वो डिमांड करेंगे कि भाई हमें भी ये चीज देखना है। अब दिस इज नॉट, इसका कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ दो देशों के बीच में, जैसे कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, या दो देशों ने बैठ के कोई नेता ने साइन नहीं किया। यहाँ पे कल्चरल फैक्टर ही इतना स्ट्रांग था कि उसके कारण इकोनॉमिक फैक्टर्स की कंपनीज गई और फीफा से राइट खरीदा कि हम भी स्ट्रीम कर सकते हैं, तो उनको राइट मिला। क्यों? क्योंकि कल्चरल फैक्टर्स आल्सो ड्राइव इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। अब पॉलिटिकल फैक्टर्स कैसे? फॉर एग्जांपल, कई कंट्रीज में आजकल शुगर के ऊपर बहुत ज्यादा वो हो रहा है कि भाई हमको शुगर कम करना चाहिए, तो बहुत सारी कंट्रीज रूल निकाल रही है। तो सबसे पहले ये सब स्टार्ट तो कहीं से हुआ होगा, फिर तो फैला। एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे कि मीम्स मीम्स बनाना पहला एक वेस्टर्न कल्चर का पार्ट था। फिर वो वेस्टर्न कल्चर का, आई मीन इंटरनेट जब से आया तब से ये इंटरनेट सबसे पहले वेस्टर्न कंट्रीज में फैला और वहीं से मीम बनने का कॉन्सेप्ट फैला। तो जिसके कारण बहुत सारी चीजें ड्रिवन हुई, आजकल पॉलिटिकल कमेंट्री मीम से ही होती है। तो कल्चरल फैक्टर्स आल्सो चेंज द पॉलिटिकल फैक्टर्स। अब एक और चीज है, इमिग्रेशन का मुद्दा। ठीक है, इमिग्रेशन कई कंट्रीज बहुत एक्सेप्टेबल है उसके लिए। क्यों? क्योंकि उनका कल्चर वैसा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ट्रम्प से पहले का अमेरिका देखो, तो यू विल फाइंड कि इमिग्रेंट्स के लिए बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस थी वहां पे। तो वहां का पॉलिटिकल लैंडस्केप भी उसी हिसाब से डिवाइस था। अगर आप देखोगे बाहर बहुत सी जगहों पे, फॉर एग्जांपल जापान, जापान में उतना इमिग्रेशन नहीं होता, बल्कि जापान भी एक बहुत डेवलप्ड कंट्री है। तो कल्चर ऑल्सो डिटरमाइंस कि कैसा आपका बाकी चीजें चलेंगी। तो जो ग्लोबलाइजेशन है ना, वो तीनों चीजों पे चलता है, इकोनॉमिक फैक्टर्स पे, कल्चरल फैक्टर्स पे एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स पे। अब जैसे एक पॉलिटिकल फैक्टर है कि स्ट्रेट ऑफ हर्मुज क्लोज कर दिया गया मारपीट के वॉर के कारण। अब ये पॉलिटिकल फैक्टर के कारण इकोनॉमिक लॉस तो हो ही रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब दो देश एक दूसरे से लड़ते हैं, कहीं ना कहीं दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए उनके नॉर्मल लोगों के अंदर दूसरे कंट्री के लिए हेट पैदा होता है। तो ये एक नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन भी हुआ। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर actually necessary for globalization. To be a perfectly global world, हमको देखना पड़ेगा कि ग्लोबलाइजेशन का एक्चुअली स्पेक्ट्रम क्या है। अगर मैं बोलूं तो ग्लोबलाइजेशन का ना स्पेक्ट्रम हमको देखना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूएसए है, ठीक है, हम उसका रिलेशन देखते हैं कनाडा के साथ और इंडिया के साथ, ठीक है। अगर आप कनाडा जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप यूएस में ही घूम रहे हो। कल्चर लगभग सेम है। बोला जाता है कि कनेडियन लोग ज्यादा पोलाइट है, बट ठीक है, बट उसके अलावा अगर आप देखोगे तो कोई कल्चरल डिफरेंसेस नहीं है बहुत ज्यादा। इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू शिफ्ट फ्रॉम कनाडा टू यूएसए। तो इसमें क्या हुआ, यूएसए ने पूरा डोमिनेट ही कर दिया कनाडा के कल्चर को।
ठीक है, इस हद तक डोमिनेट कर दिया कि कनाडा का खुद का कुछ ज्यादा कल्चर बचा ही नहीं है। अब ये सेम चीज हम बोल सकते हैं यूके के बारे में भी कि सॉरी यूके नहीं, अगर हम देखें तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जहाँ पे पूरा डोमिनेंस हो जाता है एक कल्चर का दूसरे कल्चर पे। तो यूएस ने जैसे कनाडा पे किया, कंप्लीट कल्चरल डोमिनेंस। ठीक है, कंप्लीट डोमिनेंस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल। कल्चरल तो आपको आपको फर्क भी नहीं पता लगेगा अगर बॉर्डर ना हो उन दोनों के बीच, तो आपको लिटरली फर्क भी नहीं पता लगेगा कि आप कब कनाडा में आ गए, कब आप यूएस में आ गए। देयर वोंट बी एनी डिफरेंस, यू वोंट नोटिस इस पॉलिटिकल, दोनों की पॉलिटिकल अलायंस बहुत मजबूत है, बहुत ज्यादा मजबूत है। इकोनॉमिक, कनाडा इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन यूएसए फॉर इट्स इकोनॉमी। लाइक उनके एक्सपोर्ट्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा यूएसए के लिए जाता है, सो इट्स हेविली रिलायंट ऑन यूएसए। एट द सेम टाइम अब हम बात करते हैं एक ऐसे कंट्री की जो जहाँ पे यूएसए का बहुत अच्छा खासा इन्फ्लुएंस तो है, बट उतना ज्यादा भी इन्फ्लुएंस नहीं है। तो ग्लोबल डोमिनेंस में जहाँ पे यूएसए ने टोटल डोमिनेट कर दिया, तो वो आ जाता है अपना कनाडा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे अगर आप किसी भी और कंट्री में जाओगे, जैसे अगर हम जाते हैं किसी भी वेस्टर्न कंट्री में, फ्रांस या यूरोप, तो आपको दिखेगा कि हाँ यूएस का डोमिनेशन तो है, बट इट्स नॉट उतना ज्यादा भी नहीं है। लोग वेस्टर्नाइज्ड हैं, लोग ऐसे आइडिया, लिबरल आइडियाज को फॉलो करते हैं, बट दे हैव देयर ओन आइडेंटिटी। फ्रांस, स्पेन, जर्मनी इसके प्राइम एग्जांपल है। यू विल नो दैट यू आर इन जर्मनी, जो कि डिफरेंट है, बिल्कुल ही डिफरेंट है। और अगर आप इंडिया में आओगे, इंडिया में तो और आपको लोकल अडेप्टेशन मिलेगा कि इंडिया इज हाईली यूनिक। लाइक यूएस का उतना ज्यादा डोमिनेंस नहीं है हमारे कल्चर, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स में, इतना ज्यादा डोमिनेंस नहीं है। सो जब भी कोई कल्चर जब भी कोई कल्चर दूसरे कल्चर के साथ इंटरेक्ट करता है, तो तीन चीजें होती हैं। सबसे पहला कि वो उसको टोटली डोमिनेट कर देता है। दूसरा कि दोनों में कुछ चीजें एक कल्चर से जाती है, दूसरे कल्चर से कुछ आती है, एंड देयर इज अ सिंथेसिस कि समथिंग इन बिटवीन, दोनों यूनिक रहता है। एंड थर्ड होता है कि वो लोकली अडेप्टेबल है। लाइक अगर हम चाइनीज फूड का एग्जांपल लें, तो वो जब इंडिया में आया तो हमने उसको लोकली अडेप्ट किया। हम चाइनीज फूड ही नहीं खाने लगे, हमने उसको अपने हिसाब से अडॉप्ट किया। अब जैसे मोमोज का एग्जांपल, तो मोमोज इज अ फॉरेन डेलिकेसी। वो इंडिया में उतना नहीं पहले था, बट जैसे ही इंडिया में उसका इंट्रोडक्शन हुआ एंड वी स्टार्टेड लाइकिंग इट, वी चेंज्ड इट टू आवर टेस्ट। अगर आप देखो कि ऐसे बहुत सारी चीजों के साथ हुआ है। जैसे मैकडोनल्ड्स इंडिया में ही वेज बर्गर्स बेचता है, इंडिया से बाहर वेजिटेरियन बर्गर्स इज लाइक नॉन एग्जिस्टेंट फॉर मैकडोनल्ड्स। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इंडिया इज ऑन अ डिफरेंट स्पेक्ट्रम, बट कनाडा में तो दे आर वेरी सिमिलर टू यूएसए। जापान में वो बीच का रहते हैं, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। नाउ ग्लोबलाइजेशन ना अचानक नहीं हुआ, ये बहुत टाइम से चला आ रहा था। तो हम स्टार्ट करते हैं रोमन एरा। रोमन एरा में क्या हो रहा था कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसमें अगर हम लोग, अब मैं बस रोम का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों को पता है, लेकिन इट कैन बी इजिप्ट और एनी अदर कंट्री, इंडिया, हमारा खुद का भी देश। तो उस टाइम पे क्या हो रहा था कि देवर जस्ट ट्रेडिंग विथ ईच अदर। ठीक है, वो ट्रेड करना चालू कर रहे थे कि हाँ भाई हमारे यहाँ से ये सामान ले लो, हम तुम्हारे यहाँ से ये सामान ले लेंगे। सो इट वाज एन एरा ऑफ ट्रेडिंग, इट वाज नॉट एन एरा
ट्रू ग्लोबलाइजेशन। हमारे यहाँ एक सामान बिकता है, आपके यहाँ दूसरा सामान बिकता है, हम ले लेंगे। फिर आता है यूएस और नेटो का टाइम, जहां पे क्या हुआ कि पॉलिटिकल अलायंसेस भी बनने लगे डिफरेंट कंट्रीज के बीच, विच वेर हाईली इंटीग्रेटेड टू द इकोनॉमिक अलायंसेस ऑल्सो। ठीक है, तो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अलायंसेस भी बनने लगे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल। तो दिस वुड बी, आई वुड से कि यूएस और नेटो का जो टाइम था, वर्ल्ड वॉर टू के बाद का टाइम, वहां पे क्या हुआ कि कंट्रीज ने अपने आप को इंटीग्रेट करना ट्रूली चालू किया, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड कल्चरली। कल्चरली हो जाता है, दे डोंट ट्राई टू इंटीग्रेट कल्चरली, but it happens. So major focus is on political and economic integration, economic integration and political alliances, political blocks, these kind of things. फिर आता है चाइना का टाइम। अब क्या हुआ ना कि चाइना में, चाइना के टाइम पे, या फिर हम लोग ये बोलेंगे कि जब आ, अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग बूम की बात करें, तो इसमें क्या हुआ कि पहली बार ऐसा हुआ कि जो कंट्रीज कॉलोनाइज नहीं कर रही थी, उनमें से एक कंट्री बहुत तेजी से उभर के आया। अब ये चाइना के टाइम में क्या हुआ, आई वुड से कि दिस फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन कैन बी डिफाइंड बाय चाइना टाइप ऑफ कंट्रीज। यहाँ पे क्या हुआ ना कि वेस्टर्न कंट्रीज became highly integrated with non-Western and non-EU and non-NATO country also, whether they wanted it or not, but they became highly integrated with other than their political political strategy। कि चाइना और यूएस आर नॉट लाइक, दे आर नॉट बहुत सारे कि हाँ वी आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, बट दे आर हाईली इंटीग्रेटेड इकोनॉमिकली। And this wave of globalization actually brought prosperity and many industries to the countries which were traditionally not in the Western bloc. Like, although Japan एक एशियन कंट्री है, बट वो completely एक वेस्टर्न अलाइंड कंट्री है। उनकी एक, उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज वर्ल्ड वॉर टू के बाद वो सब कंप्लीटली यूएस के साथ अलाइंड थी। आज के टाइम तक यूएस उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये तीन फेज में, कि पहले नॉर्मल ट्रेडिंग से स्टार्ट हुआ, फिर ट्रेडिंग प्लस पॉलिटिकल, मतलब पहले बस इकोनॉमिक से स्टार्ट हुआ, फिर इकोनॉमिक प्लस पॉलिटिकल प्लस कल्चरल। यहां तक क्या था इन दोनों फेजेस में कि भाई एक देश का जो चीज था वो दूसरे देश के चीज पे डेली बेसिस पे इफेक्ट नहीं हो रहा था। कि भाई अगर पॉलिटिक्स में कोई चेंज आएगा तो ही मेरे ट्रेडिंग पार्टनर में कोई चेंज आएगा, तो ही बाकी चीजों में चेंज आएगा, इस दो फेजों में। बट चाइना के फेज में क्या हुआ, चाइना के फेज में हुआ कि भाई अगर मेरी फैक्ट्री एक दिन में बंद हो जाएगी, तो यूएस में शायद तक किसी शहर में उस दिन या उसके 2 हफ्ते बाद हो सकता है कि बच्चों को खेलने के लिए टॉयज ही ना मिले, या फिर ऑन एन एक्सट्रीम एंड फैक्ट्रीज को चलने के लिए रॉ मटेरियल ही ना मिले। तो दिस इज द थर्ड फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जहां पे सप्लाई चेन इंटीग्रेट होना चालू हो गई कि भाई अगर तुम्हारा फैक्ट्री भी एक दिन नहीं चलेगा तो मेरा भी नुकसान होगा। दीज काइंड ऑफ थिंग्स। पहले क्या होता था कि हाँ ठीक है, हमने ट्रेड करना चालू किया, देन द सेम थिंग बट विद बेटर इंटीग्रेशन यहाँ पे हुआ, फिर उससे ज्यादा इंटीग्रेशन यहाँ पे हुआ। अब इस टाइम तक जो दुनिया है वो बहुत ज्यादा ही ग्लोबली इंटीग्रेट हो गई थी। हाँ, कुछ देश कम, कुछ देश ज्यादा, बट मेजरली बहुत सारे देश सप्लाई चेन के साथ बहुत ज्यादा इंटीग्रेटेड थे, इस हद तक कि किसी और देश में कुछ होता था तो इस देश में भी कुछ ना कुछ दिक्कतें आ जाती थी। नाउ कमिंग टू दिस एरा, फोर्थ स्टेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, आई वुड से फोर्थ स्टेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन डिफाइंड है कोविड से, ट्रंप से
and Strait of Hormuz से. AI and Evercore crisis is like they are adding fuel to the fire. Trump is a highly irrational person. उसको नहीं पता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी पे भी टैरिफ लगा दे रहा है. अब जब वो कंट्रीज पे टैरिफ लगा रहा है, तो क्या हो रहा है कि वो जो कंट्रीज हैं वो एक साथ आ जा रही हैं एंड दे आर ट्राइंग टू नेगेट द इम्पैक्ट ऑफ ट्रम्प्स टैरिफ. कोविड ने क्या किया? कोविड ने पूरी दुनिया को बता दिया कि हमारे पास कुछ कंट्रीज जैसे यूएसए को बता दिया कि हमारे पास चाइना पे डिपेंडेंस है, कि अगर चाइना बंद हो जाता है तो हमारी फैक्ट्री भी बंद हो जाएंगी. ठीक है. स्ट्रेट ऑफ हर्मूज ने ये बता दिया कि हमारे पास फ्यूल की डिपेंडेंस है. अगर एक जगह से फ्यूल नहीं आएगा तो हम कितने भी पैसे दे दें, बट फ्यूल की अगर सप्लाई ही नहीं होगी तो हम कहाँ से फ्यूल लाएंगे? तो दिस एरा इज डिफाइंड बाय बोथ. दिस एरा कैन बी डिफाइंड बाय सप्लाई चेन जो पहले फुली जस्ट इन टाइम था, कि भाई आज रात को मेरे यहाँ फैक्ट्री में प्रोडक्शन होना है, तो सुबह सुबह या शाम को ही मेरा रॉ मटेरियल आएगा. अब कंट्रीज क्या है, कंट्रीज थोड़ा कॉशन ले रही हैं कि नहीं भाई, कभी भी कोई भी डिसरप्शन आ सकता है. तो दिस एरा इज डिफाइंड बाय रिस्क मैनेजमेंट, कि भाई किसी एक कंपनी पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना है, किसी एक कंट्री पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना है, किसी एक सप्लायर पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना है. सो दिस इज लाइक डाइवर्सिफिकेशन एरा. यहाँ पे इस एरा में क्या हुआ था कि कुछ मेजर प्लेयर्स जैसे चाइना के पास ही सारे कंट्रीज जाते थे कि आप हमारा मैन्युफैक्चरिंग करो. अब क्या हो रहा है कि अब वो दो तीन जगह पे जा रहे हैं कि भले ही चाइना में 5 रुपए में बन जाए, बट हम कहीं और पे 5.5 6 रुपए में पैसा दे के भी बनवा लेंगे. क्यों? क्योंकि हमको रिस्क कम करना है. हम नहीं चाहते कि एक जगह कुछ होने से बाकी जगह पे भी इफेक्ट पड़े. तो दिस इज हाउ ग्लोबलाइजेशन स्टार्टेड. दिस इज हाउ ग्लोबलाइजेशन इज एक्चुअली. तो अब हम बात करते हैं इंडियन सोसाइटी की, कि ये सब का एक्चुअल इफेक्ट इंडियन सोसाइटी पे क्या हो रहा है. ठीक है. तो अगर आप देखोगे इकोनॉमिक इफेक्ट में, हम आजकल हम ट्राई कर रहे हैं कि हम अपने आप को ग्लोबल सप्लाई चेन में डालें. बी इट सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, be it supply chain of any manufacturing material, such manufacturing items such as smartphones. हम कोशिश कर रहे हैं कि एप्पल हमारे पास आए. इकोनॉमिकली वी आर ट्राइंग टू इंटीग्रेट आवर सेल्फ इनटू द सप्लाई चेन ऑफ द वर्ल्ड. वी वांट टू बिकम द वर्ल्ड्स फैक्ट्री. इसमें हमारी मजबूरियां भी हैं कि हमारे पास इतनी पॉपुलेशन है. इतनी सारी पॉपुलेशन को जॉब देने का बस एक ही तरीका है कि वी बिकम द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब सच एज चाइना. फिर दूसरा इफेक्ट आता है कि हमारी सोसाइटी में ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या चेंज आ रहा है. ठीक है. अब देर इज अ मिसकंसेप्शन. हमारे देश में क्या होता है कि जो भी चीज वेस्टर्न है, लाइक जो भी चीज यूएसए से आई है, यूरोप से आई है, वो ग्लोबल है. ऐसा नहीं है. ग्लोबलाइजेशन मीन्स टेकिंग थिंग्स फ्रॉम एवरीथिंग एवरीवेयर. आप जापान से भी कुछ लोगे, आप अफ्रीका से भी कुछ लोगे, आप साउथ अमेरिका से भी कुछ लोगे. तो अगर आप देखोगे, कुछ साल पहले इंडिया के प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेंट टू साउथ अमेरिका. वहां पे क्या था? वहां पे लिथियम था. तो हमारे लिथियम को सिक्योर करने के लिए, लिथियम के ऊपर हम काम कर सके आगे जाके, तो हमारे प्रेसिडेंट वहां पे गए. ठीक है. आप देखते होंगे कि हम बहुत सारे कंट्रियों से एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि वी आर positioning ourselves to do trade with other countries which are favorable to them as well as us. हमने अभी ईयू के साथ मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील साइन की. ठीक है. जिससे क्या हुआ कि धीरे धीरे करके हमारी दोनों की जो इकोनॉमीज है उनमें ट्रेड करना और ज्यादा आसान हो जाएगा. जब ट्रेड करना आसान हो जाएगा तो क्या होगा कि ट्रेड ज्यादा होगा. ठीक है. तो ये हो गया इकोनॉमिक की बात. और ये इसका ये तो हो गया पॉजिटिव फैक्टर कि ठीक है भाई, ये हमारी अच्छी अच्छी चीजें हैं. अब हम एक और चीज कर रहे हैं अपने ग्लोबलाइजेशन में, कि भाई देखो,
स्ट्रेट ऑफ हरमूज में किसका लड़ाई किससे हुआ? यूएसए का लड़ाई हुआ ईरान से, ठीक है। बट तेल और नेचुरल गैस हमारा इफेक्ट हो गया, हमें ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, ठीक है। सेम थिंग रशिया और यूक्रेन का लड़ाई हुआ, बट यूएसए ने सैंक्शंस किस पे लगा दिए? इंडिया पे, कि आप इसका तेल मत खरीदो, ये मत करो। तो ये जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, इसको नेगेट करने के लिए भी इंडिया काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? सबसे पहले सोर्स डाइवर्सिफिकेशन। रशिया आज के टाइम पे हमें बस दो चीजें दे सकता है, डिफेंस के इक्विपमेंट्स और एनर्जी। एनर्जी हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं बहुत आसानी से, बट स्टिल स्ट्रेट ऑफ हरमूज हो गया तो हमें उसके लिए भी ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है बाकी देशों को। सेकेंडली, जो डिफेंस है, हम वी आर ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई, नॉट एक्टिवली, लाइक हमें रशिया से कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ, अगर कल को यूएसए ने ये सैंक्शंस लगा दिए कि रशिया का कोई डिफेंस इक्विपमेंट नहीं खरीदेगा, देन दैट विल बी अ हार्ड कॉल फॉर अस कि हम कैसे इसको इग्नोर करें या क्या करें, हम इसको नेगेट कैसे करें। सो ये तो हो गया इकोनॉमिक चैलेंजेस। अब आता है पॉलिटिकल चैलेंजेस। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान हमारे ऊपर कुछ ना कुछ टेररिस्ट अटैक करते रहता है। अब हम उसका बदला लेने जाते हैं और दुखी करते हैं, बट यू माइट हैव सीन कि हम जो भी करते हैं, अगर हम कुछ भी करने वाले होते हैं तो हम सारे कंट्रीज को कॉल करते हैं, हम बताते हैं कि हमारे ऊपर ये हुआ है वो, एंड दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी आर फेसिंग फ्रॉम अनदर कंट्री। क्यों ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि हम उनके साथ पॉलिटिकली इंटीग्रेटेड रहे, हमारे स्ट्रैटेजिक हमारे स्ट्रैटेजिक विजन को एक भरोसा मिले, एक डिप्लोमेटिक सपोर्ट मिले उनसे कि हाँ भाई हम सही है यहाँ पे, वो गलत है। तो दिस इज द काइंड ऑफ पॉलिटिकल सपोर्ट दैट वी नाउ कमिंग टू कल्चरल। कल्चरल में क्या होता है कि अगर आप देखोगे तो इंडिया में भी आजकल बहुत सारा वेस्टर्न कल्चर आ गया। पहले इंडिया में इतने पब्स को या बार्स को इतनी अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता था, आज के टाइम पे भी नहीं देखा जाता, बट इट इज वाइडली नोन एंड वाइडली एक्सेप्टेड कि हाँ लोग करते हैं ऐसा। एंड इवन इन सम टियर वन सिटीज, गोइंग टू अ बार फॉर ड्रिंकिंग, हैविंग अ ड्रिंक इज नॉट अ बैड थिंग, स्मोकिंग इज नॉट अ बैड थिंग। ये सब इफेक्ट कहाँ से आया? ये सब इफेक्ट आया वेस्टर्न कंट्रीज से। नाउ अगर हम देखें तो हम जापानीज लोगों से क्या सीखते हैं? हम जापानीज लोगों से हम बार बार इंस्पायर होते हैं कि उनका डिसिप्लिन एंड ऑल दिस थिंग्स। So this is the effect that globalization is having on Indian society. It is a very it is having an effect on society which is already very diverse. हमारे ऊपर बहुत सारे जगह से लोग आए हैं, बहुत सारे तरीके के लोग हैं। उस सोसाइटी में इफेक्ट करना ग्लोबलाइजेशन का है, उस लेवल का नहीं है। अगर हम सोचे कि हाँ हम बहुत ही ग्लोबलाइज्ड हैं, बट ग्लोबलाइज होने में एक खतरा भी है कि हम होमोजेनाइज ना हो जाए, कि भाई हमारा यूनिक कल्चर ना खत्म हो जाए। थैंकफुली इंडिया में एक टेंडेंसी है कि ये कभी होता नहीं है, वी ऑलरेडी अडॉप्टेड इन सम डिग्री। हम जो कल्चर हमें सही लगता है हम उसको करते हैं, एंड अदर्स वी डोंट डू इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंडिया में देखोगे, आज भी ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि वो फैमिली, जॉइंट फैमिली में रहें। Although the trend is shifting towards nuclear families, but most of the people right now also they prefer कि they live in joint families. Many of them try actively to look for jobs in cities where their family are. आपने भी किया होगा, हो सकता है अगर आपको आप नौकरी वोकरी करने जा रहे हो तो आपने सोचा होगा कि हाँ भाई मैं एक ऐसी जगह पे रहूं जहाँ पे मेरा फैमिली भी रहे। Effect of globalization on India and Indian society is multifaceted. For example, let's talk about different categories. अगर हम फार्मर्स की बात करें तो
हमारे देश में पहले इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी फार्मर्स को अच्छा प्रोडक्टिविटी करने की। आज के टाइम पे इवन आफ्टर मतलब लेट्स से इन एट द टाइम ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे हमने देखा कि यार हमारे पास तो इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही है, तो बाहर के देशों में कैसे हो रही है। हमने सीखा, हमने अपना भी इनोवेशंस किए एंड देन वी डिड ग्रीन रेवोल्यूशन। तो फार्मर्स, अगर आप सोचोगे कि यार एक गांव में रह रहा एक फार्मर ग्लोबलाइजेशन से कैसे इफेक्ट हो रहा है, तो वो पहले तो उस वहाँ की टेक्निक्स, बाहर की विदेशों की टेक्निक से इफेक्ट हो रहा है कि कैसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ाए। ठीक है। सेकेंडली उसके प्रोड्यूस को ग्लोबल मार्केट्स पे भी पहुंचा रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने आजकल न्यूज़ सुना होगा कि इंडिया की जो मैंगो की डिमांड है वो बाकी देशों में बाकी सरकारें अर्ज कर रही हैं कि आप मैंगोज भेजो। ठीक है। सो दिस इज दैट कि वो पहले तो बाहर से सीख पा रहा है। दूसरी बात, अपने सीख पा रहे हैं फार्मर्स और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। सेकेंडली वो अपना प्रोड्यूस ग्लोबल मार्केट में भी भेज पा रहे हैं। ऑल्दो दिस कैन बी डिबेटेड कि एक छोटा फार्मर नहीं बेच पाता, वो छोटा फार्मर जो मोस्ट एडवांस टेक्निक से उसको यूज नहीं कर पाता, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट या वी आर एक्टिवली सीइंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन इंडिया। नाउ इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या है कि पहले के टाइम पे जब हम लोग खेती करते थे हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स से, तो उसमें फर्टिलाइजर यूज नहीं होता था। फर्टिलाइजर यूज नहीं होता था तो इसका मतलब क्या है कि वो फर्टिलाइजर हमारे खाने में नहीं जाता था। आजकल जा रहा है कि अगर आप गलत फर्टिलाइजर यूज कर दो, बहुत ज्यादा कर दो, कई बार होता है कि नॉलेज नहीं होती उतनी, तो हमारे खाने पे भी वो असर कर सकता है। सेकेंडली, अब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स पे। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंपैरेटिवली जीडीपी के स्टेबल ही रहा है, बढ़ा नहीं है। लेकिन अगर आप किसी भी कंपनी में जाओगे तो यू विल सी कि इंडिया का कोई भी कंपनी, अगर कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, तो वहां पे जर्मनी का, चाइना का और यूएसए का कोई ना कोई टेक्नोलॉजी यूज हो ही रहा होगा। लाइक इट इज 90% श्योर दैट हो रहा होगा। हमारी इंडस्ट्रीज बहुत सारी चीजें हैं जो बाहर के देशों से लाती है, एट द सेम टाइम हम कुछ चीजें बाहर भेजते भी हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडियन फार्मा प्रोडक्ट्स हम बाहर भेजते हैं, बाहर देशों को। इसमें एक डाउनसाइड ये है कि अगर हम ये देखें कि भाई हमारी कुछ इंडस्ट्रीज चाइना पे हेविली डिपेंडेंट है, विच इज अ बैड थिंग फॉर अस। अगर हम चाइना पे इतने ज्यादा डिपेंडेंट होंगे तो कैसे चलेगा। अगर कोई वॉर का सिचुएशन हुआ तो हमारी इंडस्ट्रीज को सप्लाई नहीं मिलेंगी। तो ये इसका नेगेटिव इफेक्ट है। अब आते हैं इंसानों पे, नॉर्मल पीपल पे। अब जो हमारे नॉर्मल इंडियंस हैं, नॉर्मल लोग हैं, वो क्या चाहते हैं। हम अपने फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट करते हैं, वी आर वेरी कनेक्टेड टू आवर रूट्स। एट द सेम टाइम इंडिया में ही आप देखोगे कि कोई भी वेस्टर्न आर्टिस्ट आता है तो उसके लिए उसके टिकट्स मिनटों में सोल्ड आउट हो जाते हैं। सो वी आर डूइंग बोथ, वी ट्राई टू डू दिस एज वेल एज दिस। इंडियन, अगर आप देखोगे तो आज के टाइम पे एवरी स्कूल एंड कॉलेज पीपल वुड बी वियरिंग वेस्टर्न आउटफिट्स। वो वेस्टर्न चीज, वेस्टर्न जीन्स ये या शर्ट पहन के जाते हैं। many of them are listening to western music, but at the same time they are also listening to indian things। तो अगर हम देखें तो पर्टिकुलर जनरेशन में, तो जो नई जनरेशन है, जेन जी जिसको बोलते हैं या उससे भी नई वाली, उनके ऊपर ये इफेक्ट और ज्यादा हुआ है कंपेयर कंपेयर टू ओल्ड जनरेशन। ठीक है। ओल्ड जनरेशन में आज भी देखोगे कि दादा दादा दादाजी टाइप के लोग धोती पहन के निकल जाते हैं, धोती ही पहनते हैं जनरली। मम्मी और पापा के जनरेशन वाले लोग जो हैं, दे जनरली कभी कभी कुर्ता पहन लिया, कभी ये पहन लिया, कभी जीन्स पहन लिया, दे आर वेरी वेर्सटाइल। हमारी वाली जनरेशन जो है वो बस एथनिक जनरली उतना नहीं पहनती।
So these kind of things are changing in Indian society. अगर आप देखोगे कि न्यूक्लियर फैमिली का भी जो ट्रेंड है वो बढ़ रहा है, बट एट द सेम टाइम it cannot be said that every corner of this country is following that. अगर कई लोगों को उनके घर के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाए तो वो वहां जाके ही रहेंगे, वहीं जाके ही काम करेंगे. देर इज no there are very less people who would like to stay away from their home and work. Now coming to women, आई वुड से कि ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा इफेक्ट वुमेन्स पे हुआ है. इंटरनेट के आने के बाद many people, women became more aware of their rights, and due to that you would see that many movements arrive in India taking inspiration from other. This is a good thing for people, for especially the women. And you would see कि आजकल there is no thing such as कि corporate में भी there is greater acceptance. People are actively promoting hiring women. People are actively looking for women run businesses to invest in. So globalization has been a great, I would say, great thing for women. But at the same time, the repercussion is that there is a lot of things that go overboard. अब कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, it's very common for any Indian. It's you can see in every Indian tier one city, people is smoking. Smoking India में या कहीं भी, it's not good for health, but it's cool in all in many parts of the globe. So people do it, women do it, men do it, everyone does it. बट ग्लोबलाइजेशन का ये मतलब तो नहीं है ना कि गलत चीज भी सही तरीके से बोलो. Drinking is acceptable, but is it good for health? You can say that eating chips is also not good for health. We should not do that. Having cold drinks is not good for health. But इन सब चीजों की एक्सेप्टेंस क्यों बढ़ गई? क्योंकि हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में सब लोग कर रहे हैं, तो हम क्यों ना करें? एंड दैट्स अ वेरी सैड पॉइंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज दैट गलत चीजें भी बहुत ज्यादा फैलती हैं. When you know that having a cigarette, smoking a cigarette is bad for your health, then why do you do it? Because you're probably addicted to it. Because there is peer pressure that, okay, we all are going for a smoke break, you should join us. These kind of things. So the Indian society is, at the same time, अगर आप देखोगे तो हमारी मूवीज जैसे, अगर आप देखोगे दंगल ने चाइना में अच्छा परफॉर्म किया, तो हमारा कल्चर भी बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है. ऑल्दो आई वुड से कि जिस कंट्री की इकोनॉमी जितनी ज्यादा बड़ी होती है या जितनी ज्यादा प्रॉस्परस होती है पर कैपिटा बेसिस पे, उसका कल्चर कम, देर इज अ हाई चांस कि उनका कल्चर ज्यादा जाए. क्यों? बिकॉज जिस कंट्री के लोग ज्यादा प्रॉस्परस होते हैं वो ज्यादा ट्रैवल करते हैं, वो ज्यादा दूसरे देशों में बिजनेस करते हैं, वो ज्यादा कनेक्टेड होना अफोर्ड कर सकते हैं. They can afford to do something that is very dear to them, that is very culturally dear to them, and it may gain millions of view on Instagram or YouTube. तो ऐसी चीजें भी हो सकती हैं. एंड दैट्स व्हाई यू सी कि रिच कंट्रीज, जो कंट्रीज अमीर होती हैं, उनका कल्चर बहुत ज्यादा अडॉप्ट किया जाता है दूसरी कंट्रीज में. इट्स नॉट बिकॉज किसी का कल्चर सुपीरियर है या किसी का कल्चर इंफीरियर है, इट्स बिकॉज कि कल्चर भी एक्सपोर्ट किया जाता है. नॉट इन ट्रेडिशनल मीन्स, बट अगर आप किसी अमीर देश के अमीर बच्चों को देखोगे कि उनका गेमिंग सेटअप ऐसा है, तो मुझे भी ऐसा चाहिए इंडिया में रहते हुए. अब ऐसा उसको चाहिए तो फिर कोई ना कोई होगा इंडियन इंपोर्टर जो यूएस का ऐसा सेटअप लेके आएगा. So these kind of things are happening in India, where we are taking other cultures in. We are
uh, reeling economic, political, and cultural effects of globalization. At the same time, we are actively exporting and trying to integrate ourselves in the global supply chain. And we are also seeing the positive and negative effects of globalization on our country. अगर हॉर्मूज में कुछ हो गया तो हमारा तेल का दाम बढ़ गया, बट एट द सेम टाइम हम अपने प्रोडक्ट्स, हमारा फार्मर आज बाहर अपना प्रोड्यूस बेच सकता है. सो टू कंक्लूड दिस सेशन, आई वुड से कि इंडियन सोसाइटी के जो इफेक्ट है, दैट कैन बी said to be dependent on what you are asking for. For example, अगर आप पूछोगे कि एज अ होल इंडिया पे क्या इफेक्ट हुआ ग्लोबलाइजेशन का, आई वुड से पॉजिटिव. इंडिया में एमएनसीज आई, उन्होंने जॉब्स दी, हमारे यहाँ टैलेंट भी डेवलप हुआ, हमने बाहर जाके अपने लोगों को भेजा एंड ऑल दोज थिंग्स. बट इट इज नॉट 100% की हर चीज पॉजिटिव ही हुआ. हमारे देश में बहुत सारी चीजें आई जो कि हमारे देश में पहले इतनी प्रचलन में नहीं थे. ठीक है, लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी, बहुत सारी, कोविड आया, कोविड हमारे देश में थोड़ी ओरिजिनेट हुआ था बट आ गया. कैसे आया? ग्लोबलाइजेशन के कारण ही तो आया. ट्रैवल हो रहा था, ये सब हो रहा था. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर एंड वी हैव टू बी very cautious of this thing कि India should not be 100% like everything will be global. No, we need to protect ourselves. अगर हमारे फार्मर्स को हम सब्सिडी नहीं देंगे, then they may not be globally competitive in some things. एंड बाहर के लोग आके डोमिनेट कर देंगे, तो इसका क्या मतलब कि हम अपना फूड सिक्योरिटी खो दें, हम अपने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल का लाइवलीहुड खो दें, just because we have to do take part in globalization. No, that's not true and that should not be true. हमारा होना चाहिए कि जो चीज हमारे फेवर में है, वी ट्राई टू, या जो चीज हम अच्छा कर सकते हैं, वी ट्राई टू टेक पार्ट इन इट. एट द सेम टाइम वी ट्राई टू protect ourselves from things that will harm us, and that should be the thing that we need to do with the effects of globalization. अगर effect पॉजिटिव आ रहा है, आने दो, वी शुड ट्राई टू गेट मोर एडवांटेज ऑफ इट. अगर नेगेटिव आ रहा है, देन ट्राई कि हम उसको नेगेट कर पाए या फिर उसको खत्म कर पाए. दैट्स इट. थैंक यू फॉर लिसनिंग.